आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 विच इज वर्क एनर्जी एंड पावर। और ये है आपका यूनिट नंबर 4। तो इसके अंदर हमारा पहला टर्म है वर्क डन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क डन? वर्क डन। सो एनीवन नोज व्हाट इज वर्क? क्या होता है बच्चों वर्क? फिजिक्स के अंदर वर्क डन का मीनिंग? सर हम्म when is displayed So in physics, work is said to be done when a force acts on a body and body undergoes displacement. So work is said to be done when a force acts on a body and that body undergoes displacement in the direction of force. In direction of force. So हम बोलेंगे वर्क डन हुआ। ठीक है बच्चों, रीड करो क्या स्टेटमेंट लिखा है हमने, क्या कहना चाह रहे हैं हम, कब हम वर्क डन मानेंगे कि वर्क हुआ नहीं हुआ। सो स्टेटमेंट इज when there is a force acts on a body, force acts on a body and body undergoes displacement, body undergoes displacement in the direction of force। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक सरफेस है और इस पर हमने एक बॉक्स रखा है, एक मास रखा है एम मास, और बच्चों इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक कांस्टेंट फोर्स सपोज इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, और बच्चों साथ में ये डिस्प्लेस भी कर रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट। सो बच्चों यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है, दोनों हो रहे हैं, तो इट मीन्स यहाँ पर वर्क डन हो रहा है। सो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, बॉडी अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। सो एक पूछा जाता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द वर्क डन? नेसेसरी कंडीशंस फॉर वर्क डन। तो क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस है बच्चों वर्क डन के लिए? Force should be applied and displacement should be followed. हाँ, तो दोनों चीजें होनी चाहिए, एक तो फोर्स होना चाहिए और दूसरा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी वर्क डन होगा। सो पहला पॉइंट, ए फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी, ए फोर्स शुड एक्ट ऑन बॉडी। एंड सेकेंड पॉइंट, बॉडी मस्ट गो, body must undergoes displacement. So body must undergoes displacement in the direction of force। तो ही हम बोलेंगे कि यहाँ पे वर्क डन हुआ है। तो दो कंडीशंस यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, force should act on the body and body must undergoes displacement तो बच्चों ये तो हमने पढ़ लिया कि कब वर्क हुआ, उसकी क्या कंडीशंस हैं, किस कंडीशंस में वर्क डन हुआ। तो अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। सो बच्चों वर्क डन को कैसे मेजर करते हैं? सो वर्क डन को दो फॉर्मूलाज हमें अलग अलग पढ़ने हैं वर्क डन के मेजरमेंट्स के लिए। पहला है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट force. So what is the formula of work done by constant force? W is equal to force vector dot displacement vector. That means work done is defined as, work done is measured as dot product of force vector and displacement vector. It is defined as dot product of force vector and displacement vector. सो बच्चों वर्क डन को मेजर करने के लिए हमें डॉट प्रोडक्ट का हेल्प लेना है। डॉट प्रोडक्ट से इसको हम मेजर करते हैं फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। तो यहाँ पे दिया गया इट इज मेजर्ड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट ध्यान रहे ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए। अभी अगर हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ओपन कर दें सो हमारे पास आ जाएगा W इज इक्वल टू F वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू S वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। W is equal to F vector magnitude S vector magnitude into cos theta, where cos theta में थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और F मैग्नीट्यूड ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। और S वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर S वेक्टर किसके लिए यूज होता है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के लिए। F किसके लिए यूज होता है? फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए। और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन F वेक्टर एंड S वेक्टर। तो हमें फॉर्मूला यूज करना है Fs cos थीटा। सो बच्चों इस फॉर्मूला के बेसिस पर हम वर्क डन को तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। ठीक है, वो किसके बेसिस पर होगा? ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ cos थीटा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। सो बच्चों वर्क डन इज डिवाइडेड into three types. One type is called positive work, positive work. So when is the work done positive? देखो वर्क डन का फॉर्मूला है बच्चों F S cos थीटा इज W। इसमें जो F है उसका तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, S का भी मैग्नीट्यूड ले रहा हूं वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो बात आ गई cos थीटा की। तो बच्चों अगर cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो वर्क डन नेगेटिव आएगा। cos थीटा की वैल्यू जीरो है तो वर्क डन जीरो आएगा। सो पॉजिटिव वर्क क्या है? cos थीटा इक्वल पॉजिटिव, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो सो इससे हमारा वर्क डन पॉजिटिव आएगा। cos थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो इससे हमारा वर्क डन नेगेटिव आएगा। और cos थीटा की वैल्यू अगर जीरो हो तो इससे हमारा वर्क डन जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि F और S का तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो सो वन इज पॉजिटिव वर्क और ये हमारी कंडीशन हो गई बच्चों नेगेटिव वर्क के लिए, नेगेटिव वर्क। और इसके बाद है हमारे पास ये नेक्स्ट कंडीशन कोल्ड जीरो वर्क।
तो अभी हम समझते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कैसे है। देखो पॉजिटिव वर्क के लिए जो एंगल होगा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 से 90 के लिए पॉजिटिव होती है। सो थीटा एंगल मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। इस तरह से जीरो वर्क डन तब होगा जब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और बच्चों नेगेटिव वर्क तब होगा जब आपका ये एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा, क्योंकि cos की वैल्यू 90 टू 180 रीजन में नेगेटिव होती है। तो अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में शो करें पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क, तो बच्चों हम कुछ ऐसा डायग्राम इसका दिखा सकते हैं पॉजिटिव वर्क के लिए और नेगेटिव वर्क के लिए। सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पर ये व्हाइट लाइन फोर्स वेक्टर है, ये फोर्स की डायरेक्शन है बच्चों, और सपोज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो इस केस में आप देखते हैं फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में है। तो इन दिस केस वर्क डन विल कम पॉजिटिव वर्क। सेकंड केस है कि हमारे पास फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर हो जाए लाइक दिस। तो इन दिस केस व्हेन एंगल थीटा इज 90 डिग्री वर्क डन इज 0। और अगला केस है बच्चों आपका कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन फोर्स वेक्टर से अपोजिट हो जाए या उसका एंगल 90 से ग्रेटर हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये एंगल आपका 90 से ग्रेटर है, 0 टू 90 के बीच में। थीटा लाइज बिटवीन 90 टू 180 बच्चों। इस केस में जब हमारा थीटा एंगल 90 से 180 के मिड में लाई करता है तो हमारा ये वर्क डन की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आती है। सो ये पहला केस हो गया हमारे पास पॉजिटिव वर्क के लिए। सो लेट मी राइट पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क। ये दूसरा केस हो गया बच्चों जीरो वर्क के लिए, और तीसरा केस है नेगेटिव वर्क के लिए। सो एक बार अभी हम यहाँ तक रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या स्टडी कर लिया। देखिए सबसे पहला पॉइंट है वर्क डन। सो इन फिजिक्स व्हाट वी मीन बाय वर्क डन, वर्क डन का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वर्क डन हुआ। तो इसके बाद आता है कि कब हम मानेंगे वर्क डन हुआ है, उसकी नेसेसरी कंडीशंस क्या है वर्क डन होने के लिए। तो नेसेसरी कंडीशन है फोर्स शुड एक्ट ऑन द बॉडी, बॉडी मस्ट अंडरगोस डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इट मींस नेसेसरी कंडीशन ये है कि वर्क डन भी होना चाहिए और फोर्स भी होना चाहिए, और फोर्स के साथ साथ आपके यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। सो इस केस में हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। फिर उसके बाद आता है टाइप ऑफ वर्क डन, फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, मेजरमेंट ऑफ वर्क डन। तो बच्चों अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स का मतलब है जैसे मान लो कि बॉडी ने 10 मीटर डिस्प्लेस करा है, तो उस 10 मीटर तक वो फोर्स कॉन्स्टेंटली एक जैसा फोर्स लगता रहा है, तो इसको कांस्टेंट फोर्स कहेंगे। कांस्टेंट फोर्स के केस में हमारा वर्क डन होगा, कांस्टेंट फोर्स के केस में हमारे वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क डन का फॉर्मूला होगा बच्चों एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट हमने लिया, तो हमने यहाँ डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दिया विच इज एफ एस कोस थीटा। तो एफ क्या है फोर्स का मैग्नीट्यूड, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास टाइप ऑफ वर्क डन। टाइप ऑफ वर्क डन तीन है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो जब आपका एंगल जीरो हो या 0 से 90 के बीच में हो, सो बच्चों आपका ये वर्क डन पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका ये एंगल 90 से 180 के बीच में होगा तो बच्चों आपका ये वर्क डन नेगेटिव आएगा। और अगर आपका ये एंगल 90 डिग्री होगा एग्जैक्टली तो बच्चों आपका ये वर्क डन जीरो आएगा। तो वर्क डन की तीन कैटेगरीज हैं बच्चों, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। एंगल 0 से 90, 90 से 180 और एग्जैक्ट 90 के लिए। अभी अगर एंगल 0 हो जाए तो भी वर्क पॉजिटिव माना जाएगा, अगर एंगल 180 हो जाए तो भी वर्क नेगेटिव माना जाएगा, और अगर एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो गया है तो बच्चों यहाँ पे वर्क डन जीरो हो जाएगा।
ठीक है, इसके बाद हमने एक इस डायग्राम के थ्रू दिखाया है कि पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क से हम क्या समझ रहे हैं। पॉजिटिव नेगेटिव वर्क में हम एंगल के कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। एंगल के अकॉर्डिंग देखा जा रहा है वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। अगर फोर्स कांस्टेंट ना हो तो अर्शिता उसका एक अलग फॉर्मूला है जो भी हम डेराइव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क को पढ़ा है। तो अब हमारे पास आता है अगला टॉपिक, एग्जांपल्स ऑफ सम पॉजिटिव एंड जीरो वर्क। एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल्स हमें करने हैं। पॉजिटिव वर्क कब होगा प्रैक्टिकली, नेगेटिव वर्क कब होगा, जीरो वर्क कब होगा। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये अर्थ की सरफेस है और यहाँ पर अर्थ की सरफेस से ऊपर यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज एम मास, और ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रहा है। तो किस फोर्स की वजह से ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है? कैन यू टेल मी दैट फोर्स? Force due to which it falls Gravitational vertically, force. gravitational force, so which is acting vertically downward। और बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट भी देखो, ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है, एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। तो ये किस तरह का वर्क डन होगा बच्चों, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो हम Sir, यहाँ zero. पॉजिटिव वर्क होगा, एंगल जीरो होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इज पॉजिटिव, work done is positive when a body falls freely from some height। और इसको अगर हम करेक्टली कहें तो हम कहेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज Sir, zero पॉजिटिव। यहाँ work पे मैं नहीं एक होगा। सेकेंड जस्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। हाँ जी, अब बताओ क्या बोल रहे हो? सर, जीरो वर्क नहीं होगा अगर एंगल 0 डिग्री है। एंगल 0 डिग्री में कॉस So, की वैल्यू क्या आएगी बेटा? कॉस 0 डिग्री इज 1। सो वर्क डन क्या है? एफ मैग्नीट्यूड एस मैग्नीट्यूड कॉस 0 डिग्री। तो वर्क डन यहाँ पे बच्चे पॉजिटिव होगा। वर्क डन जीरो होता है जब एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस 90 डिग्री पर जीरो वैल्यू होती है। ठीक है, सो एक सेकंड केस है व्हेन वी पुल एनी ऑब्जेक्ट। व्हेन वी पुल एनी ऑब्जेक्ट, तो हमारा वो पुल वाला फोर्स कैसा वर्क करेगा? पॉजिटिव। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको पुल कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पुल फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट भी उसकी इसी डायरेक्शन में हो रही है। अभी ये दोनों सेम होंगे तो बच्चों ये वर्क डन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। सो हम बोल सकते वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। नाउ एनी डाउट इन दिस टू एग्जांपल्स? Any doubt in these two examples? सर नो सर। हाँ जी, सर कॉस्टेक की वैल्यू 270 और 360 के बीच में लाई कर सकती है। चलो एक डाउट है कशिश का, वो कह रही है वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो क्या कोई स्केलर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है? हाँ जी बच्चों, आप सबकी क्या राय है इस बारे में? क्या स्केलर नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते हैं? कशिश का डाउट है वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होता है। देखो बच्चों, वर्क डन को हमने डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन किया है। उसको डिफाइन करने नेगेटिव का तो पर्पज ही होगा। यही है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए तो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं लेकिन वर्क स्केलर है। और आपने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट में कि जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो दोनों वेक्टर्स हमारे स्केलर वेक्टर्स हो जाते हैं। जब हम उनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो उनसे जो क्वांटिटी आती है वो बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। लेकिन
यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वर्क क्या इंडिकेट कर रहा है? जब कभी बच्चों वेक्टर के साथ पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है, वर्क की अपनी टाइप्स हैं, उसकी 3 टाइप्स हैं, वर्क डन पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव, वर्क डन जीरो। लेकिन अब हमें प्रैक्टिकली सोचना होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो क्या है, तभी हमें समझ आएगा। तो देखो बच्चों, हमारे पास ये पेन है, आप सबने कुछ पढ़ा होगा कि एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल नाम से कोई एनर्जी सुना हुआ है? Yes, हेलो, sir. सुना ना? और क्या सुना है, वो हाइट की वजह से होती है। Yes, sir. Yes. अच्छा देखो, अभी ये पेन ग्राउंड से कुछ ऊपर है, कुछ हाइट पर है, ठीक है, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, मान लेता हूँ 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी है इसके पास। मैं इस पेन को अभी देखो ऊपर खींच रहा हूं, तो मेरा हाथ किधर फोर्स लगा रहा है इस पर, ऊपर या नीचे? ऊपर। और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, ऊपर या नीचे? ऊपर. तो मैंने, मेरे हाथ ने, मेरी मसल्स ने इस पर पॉजिटिव वर्क किया नेगेटिव वर्क किया? Positive. पॉजिटिव वर्क किया। अब पॉजिटिव पॉजिटिव किया बच्चों, पॉजिटिव, मेरी पॉजिटिव वर्क किया। अब पॉजिटिव वर्क करने के बाद आप ये देखो कि इस पेन में एनर्जी के अंदर क्या चेंजेस हुए। अभी इसकी हाइट कम है, जब मैंने पॉजिटिव वर्क किया ये थोड़ी और हाइट पे चला गया, तो एनर्जी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? Increase. Increase. इंक्रीज होगी ना एनर्जी, क्योंकि ये और हाइट पे चला गया, तो इसमें इसकी एनर्जी इंक्रीज हुई। सो बच्चों, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव वर्क करते हैं कशिश, तो उसका मतलब होता है हम उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहे हैं, जितनी उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर रहे हैं। और आगे चलकर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। उस टॉपिक अकॉर्डिंग हम किसी बॉडी पर जितना पॉजिटिव वर्क करते हैं उतनी ही वैल्यू से एनर्जी उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है, और जितना हम किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क करेंगे उतनी वैल्यू से उस बॉडी की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और अगर हम उस पर जीरो वर्क करेंगे तो इट मीन्स उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनके पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन से होता है, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है एनर्जी के बढ़ने और घटने से। जैसे मान लो मेरे पास ये एक बकेट है, अभी इसके अंदर मैं कुछ सामान और डालता जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं बोलूंगा कि ये फिल हो रही है, तो उसको मैं कहूंगा पॉजिटिव। और अगर मैं इसमें से सामान निकाल रहा हूँ, मैं कहूंगा ये खाली हो रही है, इसको कह देता हूँ नेगेटिव। तो ऐसे मैं किसी बॉडी की एनर्जी को जब इंक्रीज करता चाहूंगा तो कहूंगा मैंने उस पर पॉजिटिव वर्क करा, जिसका कहने का मतलब ये है कि मैंने उसकी एनर्जी को इंक्रीज कर दिया पहले से, ठीक है। और अगर मैं किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क कर रहा हूं तो मेरे कहने का मतलब है मैंने उसकी एनर्जी को पहले से कम कर दिया है। और कैसे ज्यादा करा, कैसे कम किया, अपने फोर्स की वजह से। और अगर मैंने किसी बॉडी पर जीरो वर्क करा तो उसके कहने का मतलब यह है कि मैंने जो फोर्स लगाया उसने उस बॉडी के एनर्जी को कुछ चेंज नहीं किया, जितनी पहले थी उतनी एनर्जी रहेगी। सो बताइए, समझ आया पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो प्रैक्टिकली क्या होते हैं? यस सुहानी लाइक कर सकता है जरूर। कॉस थीटा की वैल्यू 270 से 360 के बीच में पॉजिटिव होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो भी आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। टेंथ में कशिश वर्क डन का फॉर्मूला गलत नहीं पढ़ाते हैं, वहां पर अभी कॉस थीटा नहीं बताया होता है बच्चों को, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है ना, तो वो सिंपल बेसिक्स बताते हैं, सिर्फ फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट इतना ही बताते हैं वहां तक, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कॉस थीटा का भी डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट होता है। अभी डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट से आप आसानी से समझ भी सकते हो कि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्यों लिया जा रहा है। ये देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो बच्चों, हमारे पास ये एक टॉय कार है ऐसी कुछ, ठीक है। अभी मैं बच्चों इस पर किस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में, मान लो ये भी रेस्ट में है, स्पीड जीरो, तो जीरो स्पीड का मतलब है इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जीरो है। अभी मैं इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं और डिस्प्लेसमेंट हो,
ताकि इसकी स्पीड 0 से इंक्रीज हो जाए। तो सीधी सी बात है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए, तब इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। और जब इसकी स्पीड इंक्रीज होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ नॉन जीरो हो गई, यानी पहले से काइनेटिक एनर्जी के अंदर इंक्रीज हो गया। तो जब भी अब यहाँ पे इंक्रीज हुआ तब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है कि ये वर्क डन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या करता है बॉडी के अंदर, वो उस बॉडी के एनर्जी लेवल को पहले से ज्यादा कर देता है। ठीक है, अभी इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू रखते हैं। मान लो हमने फोर्स लगाकर उस टॉय कार को छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, अब क्या होगा, हमारे छोड़ देने के बाद एक्सटर्नल फोर्स लगना बंद हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर एक फोर्स और लगना स्टार्ट हो गया, उसका नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। और वो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन से अपोजिट लगने लग गया। अभी जब फ्रिक्शनल फोर्स मोशन से अपोजिट लगने लगेगा तो बच्चों यहाँ पे ये वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे वर्क डन कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। अब आप नेगेटिव वर्क डन के केस में सोचो कि इस कार की जो एनर्जी है, स्पीड है, वो कम होने लगेगी या ज्यादा होने लगेगी। तो इस कार की काइनेटिक एनर्जी या इसकी स्पीड पहले से कम होने लग जाएगी। अभी तीसरा केस क्या है बच्चों, ये कार सपोज यहाँ पर सिर्फ ऐसे खड़ी है ना, कोई मूव नहीं कर रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, पहले भी 0 बाद में भी 0। अगर एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ तो भी हमारा यहाँ पे वर्क डन 0 है। और अगला केस अगर हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर कर लें, सो बच्चों वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कुछ भी एनर्जी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल है और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई कंपोनेंट या कोई भी इफेक्ट इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये ग्रेविटेशनल फोर्स हॉरिजॉन्टल वर्क नहीं कर सकता है। ये किसी बॉडी को डाउनवर्ड तो अट्रैक्ट कर सकता है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली उस पर कोई वर्क नहीं कर सकता है। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करना है और हम सोचें ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर देगा हॉरिजॉन्टली, तो पॉसिबल नहीं है, यानी उसका वर्क डन नेगेटिव होगा। तो मैं आपको ये बात समझा रहा हूं कि जब आप किसी बॉडी पर भी पॉजिटिव वर्क डन करते हो, वर्क डन पॉजिटिव, तो उससे आप उस बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज करते हो। ये आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में भी समझाया जाएगा। जब आप किसी बॉडी पर नेगेटिव वर्क करते हो, उसका वर्क डन नेगेटिव होता है फोर्स के थ्रू, तो इसका मतलब है कि उस फोर्स के लगने से उस बॉडी के अंदर की जो एनर्जीज हैं वो पहले से कम हो रही हैं। ठीक है, अभी और तीसरा वर्क डन है हमारे पास, तीसरा केस है जब हम उसका वर्क डन 0 करते हैं। तो अगर उस पर 0 वर्क डन होगा तो कैसे मानेंगे, देखो, तो 0 वर्क डन का मतलब है कि हमने जो फोर्स लगाया उसने उस बॉडी की एनर्जी लेवल में कुछ भी चेंजेस नहीं किए, इसलिए हमने वर्क डन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। और अब हमें कैसे पता चलेगा कि वर्क डन हमने पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया या 0 किया, वो हमें एंगल के अकॉर्डिंग पता चलेगा। अगर एंगल थीटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हम वर्क डन पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं या 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज यहां तक कोई डाउट है तो पहले आप वो डाउट क्लियर करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, जिन्होंने लेट ज्वाइन की थी अभी क्लास, उनका कोई डाउट? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं वैसे एग्जांपल्स बता रहा था, मैंने आपको पॉजिटिव वर्क का एग्जांपल बताया, तो अभी मैं एक नेगेटिव वर्क का भी एग्जांपल लिख देता हूँ। वैसे मैंने अभी ऊपर समझाया भी है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय frictional force is always negative. Work done by the frictional force is always negative.
ठीक है बच्चों, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है बच्चों F वेक्टर मैग्नीट्यूड S वेक्टर मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो वर्क डन कब नेगेटिव आता है? जब आपका ये cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। वो कब होती है? जब आपका थीटा बच्चों 90 से 180 के बीच में आता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। मान लो आपके पास ऐसे एक टॉय कार है और आप उसने उसको रिलीज कर दिया, वो इस तरफ मूव कर रही है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अभी जो उस पे फोर्स लग रहा है बच्चों, वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है कॉन्टैक्ट के कारण, और वो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मोशन से अपोजिट लग रहा है। तो दोनों वेक्टर्स में, एस वेक्टर में और एफ वेक्टर में, आपका यहाँ पे एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, अभी 180 डिग्री होने के कारण ये आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपका एंगल 180 डिग्री है। सो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय अ फ्रिक्शनल फोर्स इज नेगेटिव। अभी अगर हम किसी बॉडी को अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं तो ग्रेविटी का फोर्स का वर्क डन नेगेटिव है, जबकि हमारे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन उस केस में पॉजिटिव होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन नेगेटिव होगा। जैसे देखिए सेकंड एग्जांपल है लिफ्टिंग ए बॉडी upwards, gravitational force do लेकिन बच्चों इस फोर्स की वजह से ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 के केस में यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो 0 वर्क डन के बच्चों मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन, हमें वर्क डन बताना होगा। व्हाट इज द वर्क डन व्हेन अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन? तो इट इज 0 वर्क, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स डू द 0 वर्क। क्यों 0 करा? क्योंकि एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 0। और दूसरा बच्चों, अगर किसी बॉडी में फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो तो भी वर्क डन 0 होता है। सो हम लिख देते हैं फोर्स एक्ट्स बट बॉडी डू नॉट undergoes displacement, but body do not undergoes displacement, then work done is 0। सो अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगे लेकिन वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट शो ना करे बच्चों, तो भी हमारा वर्क डन 0 होता है। सो नाउ एनी डाउट रिलेटेड टू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 वर्क, देन प्लीज आस्क मी। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास एसआई यूनिट एंड द डायमेंशंस ऑफ द वर्क डन। डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ वर्क डन। सो बच्चों हम पहले डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं, उसके लिए हम इसका वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एफ वेक्टर मैग्नीट्यूड एस मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। सो बच्चों फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। फोर्स का डायमेंशंस होते हैं एम एल टी माइनस 2 मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल, और कोस थीटा का बच्चों कोई डायमेंशंस नहीं होता। सो ये हो गया बच्चों एम एल टू टी माइनस 2 इज वर्क डन। सो बच्चों ये वर्क डन हो गया एम एल टू टी माइनस 2, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके बाद आता है बच्चों एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है वर्क डन की? जूल। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो बच्चों वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है, नाउ एनी अदर डाउट रिलेटेड टू दिस? यहां तक कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर।
ओके, सो बाकी से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार इसको शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं आज के टॉपिक्स को। प्लीज एक बार देखो रिवीजन करके फिर चलते हैं। देखो रिवीजन क्या है इसकी। सबसे पहले आपको याद करना है वर्क डन का फॉर्मूला कांस्टेंट फोर्स के लिए बच्चों, F वेक्टर मैग्नीट्यूड, S मैग्नीट्यूड, cos थीटा। फिर आपको याद रखना है टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स क्या क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तीसरा है बच्चों आपके पास, थर्ड पॉइंट है Fs cos थीटा, ये हो गया। और तीसरा है बच्चों पॉजिटिव वर्क क्या करता है? पॉजिटिव वर्क से एनर्जी इंक्रीज होता है, नेगेटिव वर्क होने पर एनर्जी डिक्रीज होता है, और जीरो वर्क में एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है। चौथा पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। एग्जाम्पटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क, ये याद रखना है। और वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, वो सब पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर वर्क डन की एसआई यूनिट क्या है? यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड इज जूल। डायमेंशंस क्या है? ml2t-2। फिर बच्चों पॉजिटिव वर्क कब आता है, नेगेटिव वर्क कब आता है, जीरो वर्क कब आता है? पॉजिटिव वर्क होता है जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0 और 90 के बीच में लाई करे। नेगेटिव वर्क होता है जब एंगल आपका 90 से 180 के बीच में लाई करे, और 180 हो भी सकता है तो भी नेगेटिव होगा। और जीरो वर्क होता है जब आपका एंगल 90 डिग्री हो। सो इतना पार्ट आप नेक्स्ट क्लास के लिए सबको याद होना चाहिए अच्छे से। तो उसके बाद हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस भी बन पाएंगे। अभी आज तो थ्योरेटिकल टॉपिक था, तो ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे पास नहीं हो पाए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। फिर एक डाउट क्लास रख लो।